नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को दोस्तों कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों निरंतर दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की दोस्तों हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं जहां से दोस्तों हमने पिछली वीडियो को ऑफ किया था, स्टॉप किया था, ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम उसी पेज बाई पेज आगे बढ़ रहे हैं और इस येलो बुक को दोस्तों कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो दोस्तों एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी प्यारे दोस्तों में, जो लोग अभी क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर कर देंगे उन सभी दोस्तों के पास जिनके जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं और वो जीके जीएस को दोस्तों बेहतर बनाना चाहते हैं। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर कर देंगे और जल्दी से सभी प्यारे दोस्त जुड़ जाइएगा। दोस्तों आज का सेशन भी पिछली वीडियो की हिसाब से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपकी निरंतर क्लासें हमेशा से शानदार होती आ रही हैं और होती रहेंगी। तो आज की क्लास दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो कोई भी कैंडिडेट इस क्लास को मिस मत कीजिएगा और कॉपी पेन साथ में रख के बैठ के तैयार हो जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बताए जाएंगे जो कि आपको नोट करने हैं और उनका रिवीजन भी करना है। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाइएगा। और आप लोगों की क्लास दोस्तों है जो टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल पर डेली दोस्तों आपकी लाइव रात 8 बजे स्टार्ट होती है। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जुड़ने का प्रयास करेंगे और अपने जीके जीएस को दोस्तों बेहतरीन बनाएंगे। आज की दोस्तों वीडियो आपकी 37वीं वीडियो येलो बुक की होने वाली है। अब तक की 36 क्लासें दोस्तों इस येलो बुक की कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम दोस्तों 37वीं क्लास में प्रवेश कर चुके हैं। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाइएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है, हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट हैं अभी तक उनने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया, तो एक बार आप सभी प्यारे दोस्त वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और जो भी कैंडिडेट हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हों, पहली बार दोस्तों इस क्लास को देख रहे हो, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली इन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जिन लोगों की दोस्तों ये येलो बुक अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, कुछ क्लासें छूट गई हैं, तो दोस्तों आप लोगों की क्रमानुसार येलो बुक की सभी प्लेलिस्ट दोस्तों आपकी यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके आप क्रमानुसार सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। और जिन दोस्तों को इस येलो बुक का फ्री पीडीएफ चाहते हैं, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर दोस्तों आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बारे में दोस्तों पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ा था। तो आज दोस्तों हम यहीं से स्टार्ट करेंगे उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया था कि उत्तरी अमेरिका को क्या कहा जाता है, रेड इंडियन। रेड इंडियन दोस्तों जो लोग हैं वो कहाँ पर निवास करते हैं, आपके उत्तरी अमेरिका में करते हैं। उत्तरी अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही रहने वाला है। चलिए अब इसी क्रम में दोस्तों आगे आते हैं दक्षिण अमेरिका की ओर। अब दक्षिण अमेरिका के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार अधिकांश भाग जो फैला हुआ है वो दोस्तों आपका दक्षिणी गोलार्ध में है। कहाँ पर है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका जवाब हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप और चौथा कौन सा है आपका, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो है ये दोस्तों संसार का सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप है। क्लियर, इसको जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। अगला पॉइंट दिया गया है, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश क्या नाम है, उरुग्वे। उरुग्वे ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उरुग्वे जो एक देश है ये आपका दोस्तों दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। अगला पॉइंट है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश। स्थल रुद्र देश कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा दोस्तों हम आपको पिछली वीडियो में कर चुके हैं। वो भी वीडियो आप लोगों की इस येलो बुक में 2-3 दिन पहले ही दोस्तों इस क्लास को कराया था। यदि आपको नहीं पता है तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश बोलीविया है दोस्तों। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ब्राज़ील का सांटोस बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील का जो एक सांटोस बंदरगाह है वो दोस्तों किस बंदर के नाम से कहा है, कॉफ़ी बंदरगाह। कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से आपको घुमाएगा, बोलेगा कि कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है, किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो आपको नाम बताना होगा सांटोस। सांटोस एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जिसे कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका दोस्तों ब्राज़ील में स्थित है।
क्लियर? उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉइंट बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा, आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दिया गया है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दिया गया है, अब बात करते हैं कि कॉफ़ी बंदरगाह इसे नाम क्यों दिया गया। नाम तो इसका सांटोस था, तो कॉफ़ी क्यों दिया? कॉफ़ी बंदरगाह इसलिए दिया क्योंकि दोस्तों ब्राज़ील का विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश है। ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है जो कि संसार में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादित करता है। तो कॉफ़ी जो उत्पादन होता है दोस्तों, एक देश का दूसरे देश से जो आयात निर्यात होता है वो दोस्तों बंदरगाहों द्वारा ही होता है, जिसको बोलते हैं जहाजी बेड़ा। बंदरगाह क्या बोलते हैं? जहाँ पर दोस्तों बहुत सारे जहाज इकट्ठे होते हैं, उसे हम दोस्तों बंदरगाह बोलते हैं। बंदरगाह यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बंदरगाह, हालांकि पूछा नहीं जाएगा क्योंकि मोस्टली सभी लोग जानते हैं, जिनको नहीं पता वो भी आप समझ लेंगे कि बंदरगाह क्या होता है। जहाँ पर दोस्तों जहाजी बेड़ा इकट्ठा होता है उसको हम बंदरगाह बोलते हैं। तो एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात दोस्तों किसके द्वारा होता है? जहाज़ों के ही द्वारा होता है। यहाँ से जाता है और वहाँ से आता है। तो सेम कंडीशन है, क्योंकि ब्राज़ील दोस्तों विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करता है, तो दोस्तों आयात निर्यात होता है। तो इस कारण दोस्तों इस बंदरगाह का नाम सांटोस था पहले, अब इसका नाम रख दिया गया है कॉफ़ी बंदरगाह, क्योंकि यहाँ से दोस्तों कॉफ़ी उत्पादन ज़्यादा होता है ब्राज़ील में, और एक दूसरे देशों से आयात निर्यात भी होता है। इस कारण दोस्तों इस बंदरगाह का नाम कॉफ़ी बंदरगाह रखा गया। उम्मीद है आप लोगों को यह पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। ब्राज़ील का साओ पाउलो विश्व की कॉफ़ी मंडी के नाम से जाना जाता है। मंडी तो आप सुने ही होंगे, हर जगह दोस्तों एक मंडी होती है, सब्जी मंडी वगैरह हुई, समझ गए। जितनी भी दोस्तों आपके उत्पादित अन्य फसलें होती हैं सभी की दोस्तों मंडी होती है। तो उसी प्रकार दोस्तों साओ पाउलो जो है ये ब्राज़ील का है, जो कि आपके ब्राज़ील में स्थित है। ये संसार की कॉफ़ी मंडी के नाम से जाना जाता है। विश्व की कॉफ़ी मंडी का नाम क्या है दोस्तों? साओ पाउलो विश्व की कॉफ़ी मंडी का नाम है। नाम याद रख पाएंगे दोस्तों? उम्मीद है दोस्तों आप इसका नाम याद जरूर रखेंगे। साओ पाउलो विश्व की कॉफ़ी मंडी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ब्राज़ील में कहवा किससे बनती है दोस्तों? कॉफ़ी, उसी को बोलते हैं। के बागों को दोस्तों फजेंडा कहते हैं। फजेंडा जो होता है दोस्तों वो ब्राज़ील में जो दोस्तों जो कॉफ़ी के बाग होते हैं, कॉफ़ी के जो पौधे होते हैं, बहुत सारे पौधे होते हैं, तो दोस्तों ने हम एक तरीके से कॉफ़ी का बाग भी बोल सकते हैं। तो कॉफ़ी का जो बाग होता है उसको हम दोस्तों फजेंडा बोलते हैं। लेकिन अपने इंडिया में क्या बोलते हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ब्राज़ील में दोस्तों क्या बोलते हैं? फजेंडा बोलते हैं। एजेंडा नहीं, फजेंडा, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, नोट जरूर कर लीजिएगा सभी प्यारे दोस्त अपनी कॉपी में कि कॉफ़ी के बागों को ब्राज़ील में क्या कहा जाता है। कॉफ़ी के बागों को ब्राज़ील में क्या कहा जाता है दोस्तों? नोट करके जरूर लिख लीजिएगा, फजेंडा जो है दोस्तों वो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागों को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, विश्व में सबसे अधिक सांप ब्राज़ील में पाए जाते हैं। दोस्तों यदि बात करते हैं स्नेक्स, सांपों की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों संसार में सबसे अधिक सांप किस देश में पाए जाते हैं? तो वो है आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील में दोस्तों, ब्राज़ील के जंगलों में दोस्तों सर्वाधिक सांप पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि सांप को खाते किस देश के लोग हैं? ऐसा कौन सा देश है जहाँ के लोग सांप खाते हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि चाइना एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के लोग सर्वाधिक सांपों का सेवन करते हैं, सर्वाधिक सांप खाते हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक यदि आपसे सांप पूछा जाए कि सांप कहाँ पाए जाते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा ब्राज़ील, और आपके ऑप्शन एग्जाम में ब्राज़ील के जंगलों में ऐसा भी आपको दे सकता है। तो समझ जाइएगा कि ब्राज़ील दोस्तों एक ऐसा देश है जहाँ पर सांपों की संख्या सर्वाधिक है, सर्वाधिक सांप पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, विश्व का सबसे ऊंचा झरना जिसको आप दोस्तों बोलते हैं एंजील, जो कि इसको वेनेजुएला जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका केरोना नदी पर स्थित है। कोरोना नहीं है दोस्तों, नहीं तो आप कोरोना समझिए, ये है दोस्तों आपका केरोना, ये आपका केरोना नदी पर स्थित है। यह संसार का सबसे ऊंचा झरना है। ये भी आपका केरोना नदी पर स्थित है ब्राज़ील में एक नदी है केरोना, वहीं पर दोस्तों ये आपका वेनेजुएला जलप्रपात स्थित है। अब तक के एग्जामों में आपसे किस तरीके से पूछा गया बात करते हैं दोस्तों। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे ऊंचे झरना का क्या नाम है, तो दोस्तों नाम आता है वेनेजुएला जलप्रपात। ल्यूसेंट में भी दोस्तों यही दिया गया है, वेनेजुएला जलप्रपात। लेकिन दोस्तों आपको एक नया नाम भी बता दूं, इसको दोस्तों एंजील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंजील झरना भी इसको बोलते हैं। अब ये एग्जामिनर दोस्तों आपको कैसे कंफ्यूज करेगा, हो सकता है आपको वेनेजुएला ना दे,
वेनेजुएला ना दे, क्योंकि अब तक के एग्जामों में वेनेजुएला ही दिया गया है, लेकिन आपको हो सकता है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में एंजील दे दे और वेनेजुएला ना दे। तो आपको ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है, नाम दोनों याद रखने हैं दोस्तों। जो कोष्टक में दिया गया इसको भी याद रखना है और जो सर्कल में है ये भी आपको याद रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना डैश करके लिखेंगे एंजील और कोष्टक में लिख लेंगे वेनेजुएला जलप्रपात। क्लियर? उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे कहने का और समझाने का जो अर्थ है वो आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र होकर आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है दोस्तों। अर्जेंटीना कैसा देश है? मांस, जो मांस होता है दोस्तों, अब ये किसका मांस है? जानवरों का भी हो सकता है दोस्तों, किसी अन्य जानवर का भी हो सकता है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो दोस्तों मीट मांस निर्यातक देश है, जो आयात निर्यात करता है मांस का, तो वो है दोस्तों आपका अर्जेंटीना। आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? तो आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जो दोस्तों मांस का सर्वाधिक निर्यातक देश कहा जाता है। क्लियर? चलिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसीलिए मैं पहले एक बार फिर से आप रिपीट कर दे रहा हूँ कि कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा। यहाँ से आपको जो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं, नोट्स बनवाए जाते हैं, उनको आप अपनी कॉपी में लिख सकें। और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला पॉइंट है कि अर्जेंटीना के घास के मैदानों को दोस्तों पंपास कहा जाता है। एक बार सभी प्यारे दोस्त जो ये ब्रैकेट में ये पॉइंट दिया गया है इसको अपनी कॉपी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा के नोट करके लिखेंगे, अर्जेंटीना के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम ऐसा ही बनेगा कि अर्जेंटीना के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अब तक के सभी एग्जामों में आ चुका है। तो आप डैश करके इसका सही जवाब लिखेंगे पंपास। काफ़ी लोगों को पता भी होगा, जिसको पता है तो वो ना लिखें और जिसको नहीं पता है तो वो अपनी कॉपी में नोट करके ज़रूर लिख लीजिएगा। अर्जेंटीना के घास के मैदानों को दोस्तों पंपास कहा जाता है, क्योंकि उसमें दोस्तों क्या होती है, पंपास नामक एक घास पाई जाती है, तो इस कारण दोस्तों उस घास को हम पंपास भी कहते हैं। पंपास मैदानों में अल्फ़ा अल्फ़ा घास उगाई जाती हैं। ये अल्फ़ा अल्फ़ा क्या होता है दोस्तों जानेंगे। अल्फ़ा अल्फ़ा घासें, पंपास का जो मैदान है दोस्तों जो कि आपका अर्जेंटीना में स्थित है, वहाँ मैदानों में दोस्तों अल्फ़ा अल्फ़ा घास उगाई जाती है। अल्फ़ा अल्फ़ा दोस्तों हम कह सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने घास देखा होगा जिसकी दोस्तों कटिंग होती है, यानी कि दोस्तों घास तो जमी हुई है, उसकी दोस्तों कटिंग हो गई तो वो दोस्तों छोटी हो गई, फिर दोस्तों जो घास है वो फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर उसकी कटिंग हो गई, यानी कि दोस्तों अल्फ़ा अल्फ़ा करके उस घास को उगाया जाता है। और दोस्तों इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं, इस अल्फ़ा अल्फ़ा को दोस्तों हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि मवेशी को आप तो जानते होंगे, मवेशी क्या होते हैं जो दोस्तों जानवरों को चराते हैं, जो कि आपके विश्व का जो सबसे बड़े निर्यातक देश जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है वहाँ पर दोस्तों मवेशी लोग अपने जानवर को दोस्तों चारा जिसको बोलते हैं घास, इसी कारण दोस्तों ये घास है जिसको हम बोलते हैं पंपास। पंपास एक ऐसी घास है जिसको दोस्तों अल्फ़ा अल्फ़ा घास होगा। अल्फ़ा अल्फ़ा जैसा मैं आपने बताया कि एक कटिंग तैयार होने के बाद दूसरी कटिंग जो आती है, जैसे कि हम बरसीम, हम लोग गांव में क्या करते हैं, भैंस को चारा खिलाने के लिए दोस्तों अपने खेतों से बरसीम लेके आते हैं। बरसीम की जैसे ही दोस्तों एक कटिंग हो जाती है फिर वो धीरे धीरे उस पर पत्तीदार घास जो होती है बरसीम वो फिर उगने लगती है, फिर उसकी कटिंग हो जाती है, फिर उगने लगती है। तो सेम कंडीशन दोस्तों आपकी इस घास में, इसको बोलते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा। जो मवेशी लोग आते हैं अपने जानवरों के चारा लेने के लिए तो दोस्तों उसी घास को हम अल्फ़ा अल्फ़ा घास के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है दोस्तों बिल्कुल क्लियर समझ में आ चुका होगा। अगला पॉइंट है दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहां जाड़ों में वर्षा होती है, उस स्थान का क्या नाम है, मध्य चिली। दक्षिण अमेरिका में दोस्तों एक स्थान ऐसा है कि जहां पर सर्दियों के दिनों में भी वर्षा होती है, सर्दी के दिनों में भी बारिश होती है। उस स्थान का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपका नाम हो जाएगा मध्य चिली। मध्य चिली एक ऐसा दोस्तों स्थान है जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जहां पर दोस्तों सर्दी के दिनों में बारिश होती है। क्लियर? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बात आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। अगला पॉइंट है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप उत्तरी अमेरिका से पनामा जल संधि द्वारा मिला हुआ है। किस जल संधि द्वारा? आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस जल संधि से उत्तर अमेरिका से मिला हुआ है। तो याद रखिएगा
पनामा जल संधि। पनामा जल संधि से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से मिला हुआ है। अगला पॉइंट है, दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील देश में बहने वाली नदी अमेजन। अमेजन नदी का आप जानते हैं जो कि दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी जो है वो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी है। आपके एग्जाम में जब हम आपको स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे उसमें भी बताएंगे विश्व में सबसे लंबा, सबसे छोटा, भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे छोटा। तो आपका दोस्तों इसमें पॉइंट एक दिया गया है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है, कौन सी है? अमेजन। अमेजन नदी जो है वो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जो कि आपके दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील के देश में बहने वाली नदी है। और इसके क्षेत्रफल के बहाव की दृष्टि से, क्षेत्रफल के स्थान यानी सबसे बड़ी जो नदी है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है आपकी अमेजन नदी। उम्मीद है दोस्तों आप इस नदी का नाम याद रख पाएंगे। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। क्लियर? उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो दक्षिण अमेरिका के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी आपके क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अफ्रीका की ओर, अफ्रीका महाद्वीप की ओर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानेंगे। चलिए इसमें दोस्तों जानेंगे, पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा दोस्तों? विश्व का, संसार का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। याद रखिएगा दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है, अफ्रीका महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? तो आपका सही उत्तर होगा जिब्राल्टर जल संधि। और आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपकी जितनी भी जल संधियाँ हैं उनको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो में तो आपके लिए लाता ही रहूँगा, आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे टॉपिक वाइज वो सभी आपके क्लियर होते ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट भी करना होगा, क्योंकि आपको दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे। वीडियो के साथ साथ आपको दोस्तों कुछ अलग भी पढ़ना ज़रूरी होता है। तो आप जितनी भी जल संधियाँ हों, हम तो आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे परमानेंट टॉपिक वाइज। एक वीडियो ऐसा आएगा जिसमें सभी जल संधियाँ आपकी करवा देंगे, एक भी जल संधि नहीं छूटेगी, बस उतना ही पढ़ लीजिए। आपके एग्जाम में यदि जल संधि आती है तो उससे बाहर नहीं जाएगा। तो आपके लिए ऐसे तो वीडियोस हम लाते ही रहेंगे, लेकिन अभी क्या है, इस बुक को कंप्लीट करवाना। तो बुक अभी कंप्लीट होते ही आप लोगों के लिए जो दोस्तों टॉपिक वाइज वीडियो है, जल संधि है, विश्व का सबसे लंबा छोटा है, उन पर दोस्तों टॉपिक वाइज सभी वीडियोस आपके आते रहेंगे। लेकिन अभी जो क्या है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। आपको जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको भी विशेष तरीके से ध्यान से पढ़ना होगा। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है ये अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप से अलग करती है। अगला है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। याद रखिएगा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है। यहाँ पे आप काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन को गलत भी करने वाले हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर हुआ, प्रशांत महासागर हुआ, आर्कटिक महासागर हुआ, अटलांटिक महासागर हुआ। जब आपको ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आप 100% है कि कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसा कीजिए ना कि आप बिल्कुल दिमाग को कंसंट्रेट करके वीडियो को देखिए, समझिएगा, एक एक दो हमारे द्वारा कही गई बात को समझिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है, तो पूर्व में पूछा जाए तो आपको बताना है हिंद महासागर अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। यदि आप बिल्कुल दिमाग से समझेंगे, देखिए मैं इसमें आपको कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि ट्रिक दोस्तों आप आज याद रखेंगे, कल याद रखेंगे, एग्जाम के टाइम भूल जाएंगे। ट्रिक दोस्तों कभी भी किसी को याद नहीं रहती है। यदि आपको लगता है कि हम अपनी तरफ से कोई ट्रिक बनाएं, आप अपनी यदि ट्रिक बना लेंगे तो वो आपको याद रह सकती है। यदि मैं आपको इसमें ट्रिक बता भी दूं तो दोस्तों आप याद नहीं रख पाएंगे। समझ रहे हो? पहली बात तो ट्रिक से कम यूज कीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज कीजिएगा। ट्रिक जहाँ भी बनेगी आपको बता दिया जाएगा, और जब ट्रिक नहीं बन रही है तो आप उसको कॉन्सेप्ट से समझिए ना, ठीक है? तो आप कॉन्सेप्ट से समझिएंगे तो आप दोस्तों कभी भी नहीं भूलेंगे और ना ही दोस्तों आपका डाउट रहेगा। तो हिंद महासागर अफ्रीका के पूर्व में स्थित है, और आप दो चार बार बोलेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और पश्चिम की ओर पूछा जाए तो अटलांटिक, पूर्व में आपका हिंद और पश्चिम में अटलांटिक है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की ओर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर। क्लियर? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप नोट्स बना रहे होंगे और आपको अब तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगला पॉइंट, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा
कर्क रेखा और मकर रेखा, ये जितनी भी तीनों रेखाएं हैं ये आपकी गुजरती हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। आपको दोस्तों ये तीनों रेखाओं के नाम याद रखने होंगे। इन तीनों रेखाओं के नाम याद रखने होंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। इन तीनों रेखाओं के नाम याद रखने होंगे। आपके एग्जाम में तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन मिलेगा तो आप उसको जरूर टिक करेंगे, चाहे आपको विषुवत रेखा मिले या कर्क रेखा मिले या मकर रेखा। यदि आपको तीन में से कोई भी ऑप्शन मिलता है तो आप जरूर टिक कर देना, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अफ्रीका एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ से विषुवत रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखाएं गुजरती हैं और मकर रेखा गुजरती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन को जो है सभी प्यारे दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी आपसे जरूर पूछा जाएगा। नील नदी का वरदान किस नदी को कहा जाता है? नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र नदी को कहा जाता है। नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी लगाएंगे बॉक्स में जो आपका बंद है, ये भी दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। कांगो नदी विषुवत रेखा को कितनी बार काटती है? कांगो नदी विषुवत रेखा को कितनी बार काटती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कितनी बार काटती है? 2 बार। 2 बार काटती है। एग्जाम में आपको कैसे दोस्तों एग्जामिनर घुमाएगा जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? समझ रहे हैं ना? देखिए क्वेश्चन को आप उलट के पलट के हर तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को तोड़ा करो। क्वेश्चन को यदि आप तोड़ना सीख गए ना तो आप एग्जामिनर दोस्तों आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप उसका अर्थ समझ जाओगे कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है। क्वेश्चन तो वही है, बस एग्जामिनर करता क्या, घुमा देता है। तो क्वेश्चन को तोड़ना सीखो। क्वेश्चन को यदि आप तोड़ना सीख गए ना, क्वेश्चन को अपने मन से बनाना सीखो कि एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है, किस भाषा को किस तरह से किस कंडीशन में आपको घुमा के पूछ सकता है। तो क्वेश्चन को यदि आप तोड़ना सीख गए ना तो भाई मुझे नहीं लगता है कि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन है आप उसे छोड़ सकें। सभी क्वेश्चन आप सही करके आओगे, क्योंकि आपने उस चीज़ को सीखा है, आपने उस चीज़ का प्रैक्टिस की है, आपने उस चीज़ को तैयार किया है, आपने उस चीज़ को दिमाग को अपने कंसंट्रेट होकर पढ़ा है। दिमाग को कंसंट्रेट करना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है। तो दोस्तों हम जो पढ़ते हैं ना वो चीज़ हमें याद नहीं रहती है, बस कुछ मिनटों के लिए ही याद होती है और बाद में उस चीज़ को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने इस वीडियो को देखा और नोट्स बना लिए और बाद में दोस्तों आज तो याद बना रहेगा आपको पूरे दिन, हो सकता है कल भी बना रहे, लेकिन जो अब आपकी पिछली वीडियो आएंगी उनको आप देखेंगे और इसका यदि आपने रिवीजन नहीं किया तो 100% श्योर है कि आप कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसे आप भूल जाएंगे, क्योंकि रिवीजन करना प्रैक्टिस दोस्तों बहुत मायने रहती है। आप इस वीडियो को आज देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, उसके बाद जो कल की क्लास होगी उसको देखेंगे, उसके भी नोट्स बनाएंगे, लेकिन जो आपका बीच में जो खाली समय है उसमें क्या करना है, आपको मैथ भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, आपको समझ रहे हो, इंग्लिश और हिंदी जो भी हो वो भी पढ़नी है, लेकिन बाद में दोस्तों आपको इसका रिवीजन भी करना है। करंट अफेयर्स तो आप पढ़ेंगे ही, समझ रहे हो, स्टैटिक जीके पढ़ेंगे ही, येलो बुक लिस्ट जो भी हो आपके पास वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसका जो आपने नोट्स बनाया है इसको भी तो आपको खोल के देखना है ना, तो इसका भी तो आपको रिवीजन करना होगा। तो रिवीजन करना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो रिवीजन जरूर करिएगा, नहीं तो आप हमारे द्वारा कही गई सारी बातों को भूल जाएंगे। क्लियर? चलिए अगला है इंपॉर्टेंट, लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। लिम्पोपो नदी, कौन सी नदी दोस्तों? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो क्वेश्चन को तोड़िएगा सभी प्यारे दोस्त, मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। तो ऐसे क्वेश्चनों को तोड़ना सीखेंगे सभी प्यारे दोस्त, और उम्मीद है दोस्तों आपको अब तक की सारी बातें बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किम्बरले की खान, हीरे की खान जो है सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान को क्या कहा जाता है? किम्बरले की खान, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अमेरिका में स्थित है। ये किम्बरले की खान है जो कि दोस्तों आपके अफ्रीका में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, इसलिए इसे दोस्तों हीरों का देश भी कहा जाता है। डायमंड फैक्ट्री जो कि आपकी सूरत में स्थित है, पूरे ऑल इंडिया की हम बात करें तो आपका जो हीरा बनता है वो दोस्तों ओनली एक ही जगह बनता है, वो है आपका सूरत। सूरत में दोस्तों आपका हीरे की फैक्ट्री है, हीरे के व्यापारी रहते हैं, सबसे ज़्यादा हीरा जो है, हीरे का व्यापार जो देश जो सिटी करती है वो है आपका सूरत, जो कि आपके भारत में है। और यदि आपसे हीरों का देश पूछा जाए तो हीरों का देश है आपका अफ्रीका, क्योंकि ये किम्बरले की खान से, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की जो खान है किम्बरले की खान, वहाँ से दोस्तों हमें हीरा प्राप्त होता है, डायमंड प्राप्त होता है। डायमंड में भी दोस्तों कई क्वालिटियाँ होती हैं,
कोई हीरा सस्ता होता है तो किसकी कीमत लाखों और करोड़ों में भी होती है। तो हीरे में भी दोस्तों कई क्वालिटियाँ होती हैं। जब भी टाइम मिलेगा तो हीरे के बारे में भी आपको कभी आगे चल के बताएंगे कि किस हीरे को क्या कहा जाता है, किस हीरे को किस मूल्य तक दोस्तों बेचा जा सकता है, किसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो अब वो आपको जब टाइम मिलेगा तब आपको विस्तार में बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? नील नदी पे। ये आपका अलग है। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जितने भी बांध है ना ये आपको याद करने होंगे दोस्तों, याद करने होंगे कि आज की डेट में दोस्तों हमें रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है और पढ़ना है। यदि आप समझ के पढ़ेंगे ना तो कभी भी आपको कन्फ्यूज़न पैदा नहीं होगी एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में दोस्तों जब हमारे सामने 4 विकल्प आते हैं ना तो हमें ये सोचना होता है, यदि हमें उसका आंसर पता नहीं तो हमें क्या लगता है कि चारों में से कोई ना सभी सही लगने लगते हैं। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये नहीं होगा तो ये तो ज़रूर होगा, ये नहीं होगा ये भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, डाउट हो जाता है, समझ रहे हैं ना, डाउट हो जाता है। तो इस कारण दोस्तों क्या होता है, हमारे एग्जाम में नंबर कम आते हैं, हमारा रिजल्ट खराब होता है और हम फेल हो जाते हैं। तो आपको दोस्तों डाउट में बिल्कुल भी नहीं रहना है, जो भी आपको बिल्कुल एग्जाम में सटीक आंसर लेके ही जाना है, सटीक आंसर। कन्फ्यूजन वाले आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, समझ गए ना। तो आपको बिल्कुल सटीक उत्तर चुनना है। अगला है, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर का नाम क्या है दोस्तों? काहिरा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर का क्या नाम है, तो आपको जवाब हो जाएगा काहिरा। क्लियर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोल्ड कोस्ट के नाम से जाने वाला देश घाना है। घाना एक ऐसा देश है दोस्तों जिसको गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है। गोल्ड कोस्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? डैश करके लिखेंगे घाना देश। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो भी कैंडिडेट नोट्स बना रहे हैं तो मेरे द्वारा कही गई क्वेश्चन को समझिएगा और अपने नोट्स में लिखिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, सभी पर दोस्त लिखेंगे कि गोल्ड कोस्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है। गोल्ड कोस्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? डैश करके लिखेंगे घाना को, डैश करके लिखेंगे घाना को। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। स्टैनली जलप्रपात, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? वेनेजुएला जलप्रपात, स्टैनली जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, जितने भी जलप्रपात हैं ये भी आपको हम बताएंगे। अभी क्या, अभी जो आपके पॉइंट में आ गया ना इसको समझेंगे, इसके बाद में जलप्रपातों के बारे में भी आपको पिछली वीडियो में पढ़ाएंगे। स्टैनली जलप्रपात ये दोस्तों आपका कांगो नदी पर स्थित है। किस नदी पर है दोस्तों? ये आपका कांगो नदी पर स्थित है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इतना बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा कांगो नदी। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने अब तक के जितने भी प्रैक्टिस सॉल्व किए हैं मोस्टली ये क्वेश्चन देखने को मिला है, मोस्टली ये क्वेश्चन देखने को मिला है दोस्तों। ये क्वेश्चन अधिकतम आपको एग्जाम में भी दोस्तों देखने को मिला। प्रैक्टिस सेट तो आता ही है जो आपके एग्जाम में होते हैं, जो एग्जाम कंपटीशन कोई भी लेवल का, चाहे एसएससी का हो चाहे स्टेट पुलिस का हो, ये आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट करके जरूर लिख लेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर लगाएंगे, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब है जाम्बेजी नदी। क्लियर। चलिए दोस्तों येलो बुक में जितने भी पॉइंट हैं, मैं एक पॉइंट को दोस्तों कई बार रिपीट करता हूं। जानते हो क्यों? इस कारण दोस्तों रिपीट करता हूं कि कुछ लोग जिनको आप लोग नोट्स तो बना ही रहे होंगे, मैं यहाँ से जो भी क्वेश्चन बोलता हूँ ना, जब आपके कानों में एक बात दोस्तों करीब 2 से 3 बार 4 बार 5 बार मैं उस चीज़ को रिपीट करके बोलूँगा ना, तो आपको दोस्तों वीडियो में ही दोस्तों कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको तुरंत याद हो जाएंगी हमेशा के लिए। इस कारण दोस्तों मेरी टीचिंग विद आनंद चौहान की जितनी भी क्लासें हैं येलो बुक की, सबके बड़ी खास बात यही है कि मैं एक क्वेश्चन को कई बार रिपीट करता हूं, एक क्वेश्चन को कई बार। अब देखिए यूट्यूब पे आपकी येलो बुक की और भी क्लासें पड़ी हुई हैं, आप उन क्लासों को देखिए, उन क्लासों को देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो क्लास अच्छी नहीं है, बेटर है, अच्छी है, वो हमसे बेहतर पढ़ा रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैंने नोटिस किया है कि वो लोग किताब को सीधे पढ़ते चले जाते हैं, बस एक बार में पढ़ा और पूरा पढ़ते चले गए और एक बार में उन्होंने पूरा टॉपिक फिनिश कर दिया।
अब लेकिन इसमें मेरा क्यों नहीं है? मेरा इसलिए नहीं है दोस्तों कि इसमें दोस्तों जहाँ पर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे समझना चाहिए, इस बात को दोस्तों कई बार रिपीट करना चाहिए, जो कि आपके कानों में उस बात के सुने और आपको वो चीज़ याद हो जाए। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा विस्तार से भी बता दिया, थोड़ा डीपली पढ़ा दिया, समझ रहे हो ना? तो एक बात को दोस्तों मैं कई बार रिपीट करता हूँ, इस कारण दोस्तों आपकी क्लास दोस्तों थोड़ा जल्दी खत्म नहीं हो रही। खत्म करने को दोस्तों एक दिन में खत्म हो जाए, एक बार दोस्तों पूरी किताब पढ़ते चले जाओ कि तो हमने ये लोग खत्म करवा दी, इसका दोस्तों कोई मतलब नहीं रहा, समझ गए? तो इसमें तो आपको वीडियो को देखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट होगा ना, तो आप दोस्तों क्या करेंगे, कॉपी ले लेंगे, किताब ले लेंगे, हम तो घर पर भी पढ़ सकते हैं ना। इसलिए दोस्तों हम किसकी मदद लेते हैं? यूट्यूब की, क्योंकि यूट्यूब पे होता क्या है कि हमें क्वेश्चन को दोस्तों बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है, बेहतरीन तरीके से समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन को कई बार रिपीट करेंगे, तो हमें दोस्तों उस चीज़ को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगी ना। तो दोस्तों पढ़ने में और याद करने में और कंसंट्रेट करके समझने में काफ़ी डिफरेंट है दोस्तों। पढ़ना तो दोस्तों कई तरीके से हम पढ़ सकते हैं, बस पढ़ लिया, बंद करके रख दिया कि हमने तो दोस्तों पूरी किताब पढ़ ली येलो बुक। अब पूछ दिया कि येलो बुक में पढ़ा क्या, तो आप बता ही नहीं पाओगे कि हमने पढ़ा क्या था येलो बुक में, समझ रहे हो ना? तो दोस्तों कभी भी जब भी किताब को पढ़ें तो कंसंट्रेट होकर पढ़ें, उसको समझें, उसमें थोड़ा टाइम दें, तभी जाके आपको वो चीज़ें दोस्तों क्लियर होंगी। इस कारण दोस्तों ये टीचिंग विद आनंद चैनल की सबसे बड़ी खास बात यही है कि हम किसी न किसी एक प्रश्न को उठाते हैं। इंपॉर्टेंट तो आपको सभी हैं, क्योंकि येलो बुक तो पूरी इंपॉर्टेंट बुक ही है, क्योंकि पूरी ल्यूसेंट का निचोड़ है उसमें। तो उस क्वेश्चन को दोस्तों हम कई बार रिपीट करते हैं कि आपको याद हो जाए, एक बार नहीं हुआ दोबारा याद हो जाए, और नोट्स तो आप बना ही रहे हैं और इसका आप रिविजन भी कर रहे हो, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। क्लियर? चलिए अब बिना देरी किए, बिना बात किए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है, अफ्रीका के दोस्तों पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अफ्रीका के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्लियर? नेक्स्ट, इसके अंतर्गत इथोपिया, जिबूती तथा सोमालिया देश आते हैं। ये 3 देश हैं जो कि दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पूर्वी भाग में ये 3 देश आते हैं, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया। क्लियर? चलिए, अफ्रीका को दोस्तों अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, अंधा महाद्वीप भी इसको बोल सकते हैं, अंध महाद्वीप बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक की सारी बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अब बात करते हैं कि अफ्रीका को दोस्तों अंधा महाद्वीप क्यों कहा जाता है, अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है। आपके मन में दोस्तों एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अफ्रीका को अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है। दोस्तों इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ की दोस्तों आर्थिक स्थिति, सामाजिक और इस औद्योगिक स्थिति व सांस्कृतिक क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इस कारण दोस्तों इसको महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इस कारण दोस्तों इसको अंध महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ की दोस्तों आर्थिक स्थिति है, सामाजिक तालमेल है, औद्योगिक हैं जो उत्पादन करते हैं, जिनका उद्योग है, और सांस्कृतिक क्षेत्र है, ये दोस्तों काफ़ी पिछड़ा हुआ है। ये काफ़ी दोस्तों पहले के ज़माने में ये चल रहे हैं, इस कारण दोस्तों इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। नाइजीरिया की हम पहचान करते हैं कि वहाँ के लोग होते कैसे हैं। आप लोगों ने दोस्तों वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों को तो देखा होगा ना, कुछ दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक होते हैं। मैं उनकी दोस्तों इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को इनकी पहचान बता रहा हूँ। ठीक है, नाइजीरिया दोस्तों एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, सबसे ज़्यादा अधिक संख्या निवास करती है, और वो दोस्तों काफ़ी पिछड़ा इलाका है। नाइजीरिया में दोस्तों काफ़ी पिछड़े लोग रहते हैं, जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप को कारण दोस्तों इसको कहा जाता है अंध महाद्वीप, क्योंकि दोस्तों यहाँ की जो जनसंख्या निवास करती है वो काफ़ी पिछड़ी हुई है, हर चीज़ से, औद्योगिक क्षेत्र से भी, आर्थिक स्थिति में भी, सामाजिक में भी, और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देखा जाए तो ये दोस्तों काफ़ी पिछड़ा हुआ भाग है। और नाइजीरिया जो है दोस्तों ये भी आपका अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। यह दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, और ये दोस्तों काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। आप लोगों ने इंस्टाग्राम रील्स में काफ़ी दोस्तों ऐसी वीडियोस देखे होंगे नाइजीरिया के, जो कि वहाँ की आपको सोसाइटी है दोस्तों काफ़ी पिछड़ी हुई लगती होगी। यदि आपको दोस्तों अन्य देश कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों वो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। तो इस कारण दोस्तों नाइजीरिया में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग जो मिलते हैं ना दोस्तों, वो काफ़ी एकदम दोस्तों ब्लैक होते हैं, थोड़ा ज़्यादा ब्लैक होते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी दोस्तों इंस्टाग्राम पर रील वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, जो आपको नाइजीरिया की जो दोस्तों जो लोग होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे उसमें। तो वह काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक नगरीकृत देश दोस्तों जो है वो लीबिया है। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है लीबिया, जिसमें दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो नगरीकृत निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको अब तक के सारे पॉइंट समझ में आ चुके होंगे।
अगला पॉइंट दिया गया है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान अफ्रीका महाद्वीप का एक दोस्तों नया देश है। यह दोस्तों 2011 में बना था। यह यूएनओ को 193वां सदस्य है। यह यूएनओ का 193वां सदस्य है। याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अफ्रीका महाद्वीप का नया देश कौन सा है? तो आपका हो जाएगा दक्षिणी सूडान। कौन सा है? दक्षिणी सूडान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में। 2011 में इसको बनाया गया था। अगला, अफ्रीका महाद्वीप में बुशमैन, जिसको बोलते हैं कालाहारी, पिग्मी, यह भी आपने दोस्तों 9th और 10th की भूगोल की किताब में पढ़ा होगा। पिग्मी देश के बारे में, पिग्मी लोगों के बारे में। कांगो बेसिन, बद्दू, सहारा मरुस्थल आदि जनजातियां पाई जाती हैं। ये दोस्तों जनजातियां हैं, जैसे कि बुशमैन जनजाति, इसको दोस्तों कालाहारी के नाम से भी जानते हैं। पिग्मी जनजाति है, ये इसको हम कांगो बेसिन के नाम से भी जानते हैं। बद्दू, ये भी एक जनजाति है जिसको सहारा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये सभी दोस्तों का मरुस्थल हैं, कांगो बेसिन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। ये वहाँ के दोस्तों क्या है दोस्तों? जनजातियाँ हैं, जो कि आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। अफ्रीका महाद्वीप में ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। क्लियर? चलिए अगला है, अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या कहते थे दोस्तों? हम पंपास कहते थे। क्या कहते थे? पंपास। क्योंकि वहाँ के दोस्तों जो लोग हैं वो अल्फा करके घास को उगाते थे, क्योंकि वहाँ दोस्तों चारों की कमी रहती थी, मवेशी इसका यूज करते थे। इसी कारण दोस्तों अफ्रीका में जो है घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? सवाना तथा वेल्ड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा बनता है, ये ऑप्शन ज़्यादा मिलता है सवाना का। हो सकता है आपकी बार, क्योंकि पैटर्न दोस्तों काफ़ी एग्जाम का चेंज हो गया है, हो सकता है सवाना ना दे के आपको वेल्ड भी दे दे। तो सवाना तथा वेल्ड, ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं कि दोनों जो घास के मैदान हैं ये आपके अफ्रीका के घास के मैदानों को कहा जाता है सवाना, वेल्ड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों स्वेज नहर। स्वेज नहर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि स्वेज नहर आपका किस देश में स्थित है? स्वेज नहर किस देश में स्थित है? पहला क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा, जो कि आपका मिस्र देश में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? स्वेज नहर मिस्र देश में स्थित है। ये नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, एक बार सभी प्यारे दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे और अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिखेंगे। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो आंसर लिखेंगे सभी प्यारे दोस्त इसका स्वेज नहर। कौन सी नहर दोस्तों? स्वेज नहर। कहाँ पर स्थित है? मिस्र में। तो स्वेज नहर के बाद कोष्टक में लिख लेना मिस्र देश में स्थित है। चलिए इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई दोस्तों 168 किलोमीटर है और इसका निर्माण दोस्तों 1869 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? इसका जो निर्माण है 1869 में किया गया था। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। मिस्र द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। क्या हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण? इस नहर के कारण यूरोप में भारत आने में लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी की बचत होती है। कितनी दूरी बचती है दोस्तों? 7000 किलोमीटर की दूरी बचती है। और स्वेज नहर के दक्षिण छोर पर पोर्ट स्वेज तथा उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित हैं। पोर्ट स्वेज आपका ये दक्षिणी छोर पर है स्वेज नहर के, और आपके उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद बंदरगाह है। जैसे मान लेते हैं ये कोई एक रेखा है, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ठीक है। पोर्ट स्वेज आपका यहाँ हो गया, ठीक है, और उत्तरी छोर पे आपका कौन सा हो गया? पोर्ट स्वेज। और इस दक्षिणी छोर पे क्या हो जाएगा? उत्तरी छोर पे हो जाएगा आपका पोर्ट सईद और दक्षिणी छोर पे हो जाएगा पोर्ट स्वेज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट को चलते हैं। विश्व का सबसे विशाल हीरा का क्या नाम है? तो कुलिनान एक हीरा है जो दोस्तों विश्व का सबसे विशाल, सबसे बड़ा, सबसे ट्रेमेंडस हीरा, ट्रेमेंडस डायमंड भी बोलते हैं इसको। ट्रेमेंडस मीन्स होता है विशाल, बड़ा, विख्यात। तो विश्व का सबसे विशाल हीरा क्या है दोस्तों? कुलिनान है, जो 1905 में दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान में खोजा गया था। ये दोस्तों 1905 में दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान में दोस्तों यह हीरा मिला था, जो कि संसार का सबसे बड़ा, सबसे विशाल हीरा है, जिसका नाम है कुलिनान, जो कि आपकी दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान में मिला था। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक सोना भी दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन से काफ़ी बार परिचित हुए होंगे और आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। विश्व में सर्वाधिक सोना
किस देश में पाया जाता है? तो वो है आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक सोने की खानें हैं, सर्वाधिक सोना पाया जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को सोने का नगर भी कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्वाधिक सोना कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में जहाँ सोना पाया जाता है तो उसमें कुछ ऐसी सिटी होंगी जिसको दोस्तों सोने का नगर का नाम जरूर दिया गया होगा। आप इतना कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हो। जैसे कि आगरा में पेठा सर्वाधिक पाया जाता है। पेठा के लिए दोस्तों आगरा नगरी फेमस है, तो उस कारण दोस्तों इसको पेठा नगर भी कहते हैं ना, क्योंकि अब इसको क्या हो जाता है, उसको उपनाम भी दे देते हैं। आपके एग्जाम में बन सकता है कि सोने का नगर किस देश को कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका भी दे सकता है ऑप्शन में, और जोहान्सबर्ग भी दे सकता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में एक इलाका है जिसका नाम है जोहान्सबर्ग, उसी में दोस्तों एक सोने का नगर उसी को कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यदि आपको ये क्लास दोस्तों इम्पॉर्टेंट लग रही है, इम्पॉर्टेंट तो आपको है ही दोस्तों, इम्पॉर्टेंट तो आपकी ये वीडियो है ही दोस्तों, लेकिन दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक तो दे ही सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों क्या देखते हो, एक लाइक तो कर ही दीजिए ना। आप अपने इस भाई के लिए दोस्तों, एक भाई के नाते दोस्तों इस वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं कि आपके लिए मैं दोस्तों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को दोस्तों समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। आप लोगों के लिए मुझे जितना बनता है उतना प्रयास मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ दोस्तों, तो एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। आप लोग लाइक, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग लाइक नहीं करते हो, आप लोग बहुत लाइक करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, जिस वजह से दोस्तों आज हमारे जो सब्सक्राइबर हैं दोस्तों 2000 के आसपास पहुंचने वाले हैं। ये सभी आप लोगों का प्यार ही तो है, आप लोगों का सपोर्ट है। तो इसी कारण दोस्तों हम आगे निरंतर आप लोगों के प्यार की ही वजह से दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही दोस्तों अपना प्यार सदैव अपने हमारे ऊपर दोस्तों बनाए रखें, सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए। तो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताना दोस्तों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोगों को क्लास कैसी लगी। मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके आप लोगों की येलो बुक दोस्तों कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट आए थे कि सर ये येलो बुक कब तक कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट हो जाए। और आपको दोस्तों होली स्पेशल में आपको एक क्लास स्टैटिक जीके की, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका था, स्टैटिक जीके की क्लास भी दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द दोस्तों आने वाली है। तो उस क्लास को दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, जैसे येलो बुक को हम कवर कर रहे हैं उसको भी दोस्तों हम पेज बाय पेज पूरी बुक कंप्लीट करेंगे। उसमें दोस्तों आपको जो वीडियो मिलेगा थोड़ा नया मिलेगा। अब इसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, जैसे कि आपका जो जितने भी दोस्तों वाद्य यंत्र हुए हैं तो उस पर अलग टॉपिक का वीडियो आएगा, ठीक है। बुक पूरी वही रहेगी, प्लेलिस्ट भी सेम रहेगी, बस आपको क्या टॉपिक वाइज दोस्तों उसमें पढ़ाएंगे। तो उसमें क्या आप आसानी से बेहतरीन नोट्स भी बना पाएंगे, अच्छे से समझेंगे बिल्कुल विस्तार से, और आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका में विश्व का 90% क्रोमियम होता है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में विश्व का 90% क्रोमियम पाया जाता है। 90% जो क्रोमियम धातु है वो दोस्तों आपके दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, जो कि विश्व में सर्वाधिक स्थान है इसका पहला। अफ्रीका महाद्वीप में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। दोस्तों जूट जो पैदा होता है वो अफ्रीका में, वो एक सीसल नामक एक पौधा होता है, वहाँ से दोस्तों इनको जूट प्राप्त होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। आपके एग्जाम में दोस्तों यदि अफ्रीका महाद्वीप से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख खजूर उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका जवाब हो जाएगा मिस्र। काफ़ी नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो काफ़ी दोस्तों जीके की कोई भी बुक उठा के देख लेना, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। हो सकता है आपको रिसेंट में भी देखने को ना मिले। कभी भी दोस्तों आप एक बुक से दूसरी बुक का कंपैरिजन करना, काफ़ी क्वेश्चन होंगे जो आपको येलो बुक के क्वेश्चन, जो भी आपसे इससे बड़ी बुक हो उसमें भी ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। काफ़ी नए क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ के किसानों को फैल्लाह कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों जो किसान हैं जो खेती करते हैं उनको दोस्तों फैल्लाह क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? फैल्लाह। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। मिस्र को एशिया व यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहते हैं। मिस्र जो है दोस्तों एक देश है, इसको एशिया व यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किस देश को कहा जाता है? आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मिस्र देश को। एशिया व यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किस देश को कहा जाता है? डैश करके लिखेंगे यूरोप, मिस्र देश को। क्लियर? चलिए, कांगो देश को वनों का देश भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी पार दोस्त लगाएंगे।
मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। कांगो देश को वनों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसको इसलिए वन का देश कहा जाता है कि कांगो में दोस्तों कांगो देश जो है इसमें सर्वाधिक दोस्तों वन है, सर्वाधिक जंगल पाए जाते हैं कांगो देश में, इस कारण दोस्तों इसको वनों का देश भी कहते हैं। नेक्स्ट है एंटवर्प, जो कि आपका बेल्जियम में स्थित है। यह विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। जो सबसे बड़ा जो सेंटर है हीरा व्यापार का, जहाँ से हीरे का सर्वाधिक व्यापार होता है, वो है दोस्तों आपका एंटवर्प, जो कि आपका बेल्जियम में स्थित है। तो क्लियर दोस्तों, तो यहाँ से आपका अफ्रीका महाद्वीप के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपके दोस्तों सभी क्लियर हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की ओर। अब ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बात करते हैं दोस्तों। पहला सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन नोट करेंगे सभी प्यारे दोस्त, भले ही आपको पता हो या ना पता हो, कॉपी में नोट करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे सभी प्यारे दोस्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। पहला, संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? डैश करके लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है दोस्तों, यह सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जो दक्षिणी गोलार्ध में आपका स्थित है। और इस महाद्वीप में 22 देश हैं, जो कि मकर रेखा इस महाद्वीप के बीचों बीच, मध्य से ठीक बीचों बीच होकर गुजरती है। पहला पॉइंट। अब क्वेश्चन कितने बनेंगे समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का या सबसे छोटा, कुछ भी किसी भी भाषा में पूछ सकता है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। पहला क्वेश्चन नोट करेंगे सभी पर। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन बोलेंगे, अपनी कॉपी में नोट करिएगा। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? डैश ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? दूसरा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? डैश करके लिखेंगे दक्षिणी गोलार्ध, डैश करके लिखेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तीसरा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश शामिल हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश शामिल हैं? डैश करके लिखेंगे 22 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य या बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? डैश करके लिखेंगे सभी प्यारे दोस्त मकर रेखा। कितने क्वेश्चन हो गए आपके दोस्तों? 3 से 4 क्वेश्चन ये हो गए। अब इसमें पॉइंट कितना दिया गया? 1 पॉइंट दिया गया है। आपने इसको पढ़ लिया और आपको यदि क्वेश्चन में आपने इसको 1 पॉइंट को यदि आपने क्वेश्चन नहीं बनाया अपने अंदर से, यदि आपने इसको इस पॉइंट को नहीं तोड़ा, तो आपको दोस्तों क्या हो जाएगा? कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए, पॉइंट 1 है, हमने इसको कितने भागों में तोड़ दिया? 3 से 4 क्वेश्चन आपके बना दिए अलग अलग, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है? यही तो करना है, यही तो समझना है दोस्तों। कितने देश हैं? 22 हैं। कौन सी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। किस महाद्वीप को कौन सी रेखा काटती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। कौन सी रेखा काटती है? मकर रेखा काटती है। कौन सा महाद्वीप है? संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ये क्या है दोस्तों, आपको ऐसे ही क्वेश्चनों को तोड़ना है, ऐसे ही पॉइंट्स बनाना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपको सरल लगेगा। मैं आपको कोई भी कठिन प्रोसेस नहीं बताता हूँ, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको दोस्तों सरल से सरल भाषा में समझा सकूँ, बिल्कुल सरल बातों में। तो सरल बातों में छोटे छोटे क्वेश्चन बना दिए, एक बार पढ़ लिया, याद हो गया। इस कारण दोस्तों आपको क्या करना है? क्वेश्चन को तोड़ना है। नेक्स्ट, इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अब ये 1 पॉइंट बिल्कुल छोटी सी लाइन है, तो एक ही क्वेश्चन इसमें बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन कैसे बनेगा सुनिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। डैश करके लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दोस्तों द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। चलिए अगला है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? एबोरिजिनिस। पॉइंट 1 है, क्वेश्चन बनेंगे 2। कैसे बनिएगा सुनिएगा। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? डैश करके लिखेंगे एबोरिजिनिस। क्या लिखेंगे? एबोरिजिनिस। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, एबोरिजिनिस कहाँ के मूल निवासी हैं? एबोरिजिनिस कहाँ के मूल निवासियों को कहा जाता है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एबोरिजिनिस कहाँ के मूल के निवासियों को कहा जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को एबोरिजिनिस कहा जाता है। क्लियर। उम्मीद है दोस्तों अब तक की सारी बातें आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। अगली पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है टॉरेंस जल संधि। टॉरेंस जल संधि। टॉरेंस जल संधि जो है दोस्तों, यह आपका ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूगिनी को जोड़ती है। ये दोस्तों आपकी
नया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट। जो भी नए क्वेश्चन होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आने की उनकी 90% संभावना होती है कि जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाए। क्लियर। चलिए, पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी को कौन सी जल संधि जोड़ती है। नया क्वेश्चन है, नोट करके लिख लेंगे कॉपी में। ऑस्ट्रेलिया को न्यूगिनी से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो डैश करके लिखेंगे टॉरेंस जल संधि। टॉरेंस जल संधि। क्लियर दोस्तों। अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों वो कैसा देश है, ये दोस्तों संसार में विश्व में सबसे प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। कौन सा देश है दोस्तों, प्रमुख उत्पादक देश है जो कि मेरिनो ऊन सर्वाधिक उत्पादन करता है, सर्वाधिक उत्पादित करता है, जो कि संसार में दोस्तों सबसे पहला स्थान है, जो कि विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो मेरिनो ऊन के लिए विख्यात है, मेरिनो ऊन उत्पादक में प्रसिद्ध देश है। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों इसमें दिया गया है, यह विश्व में भेड़ पालने वाले मजदूरों को जेकाऊ कहते हैं। दोस्तों भेड़ ऊन हमें किससे प्राप्त होती है दोस्तों, आप सभी प्यारे दोस्त जानते हैं, बच्चा जानता है कि भेड़ हमें क्या देती है, ऊन देती है। तो ऊन से दोस्तों क्या होता है, भेड़ से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊन। तो दोस्तों संसार में यहाँ पर भेड़ पालने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। यहाँ विश्व में भेड़ पालने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है, जेकारू। जो भी भेड़ पालते हैं, भेड़ रखते हैं, उनको दोस्तों क्या कहते हैं, जेकारू कहते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपका ये क्वेश्चन जो ब्रैकेट में दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, आपके एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल भित्ति है जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन एग्जाम में सेम ऐसा ही पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ इस कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला, इसको दोस्तों बॉक्स में बंद कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे कॉपी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नोट कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है, डैश करके लिखेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उम्मीद है दोस्तों आपके पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें दिया है, इस पर्वत श्रेणी और इस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कोस्कियुस्को है। कौन सा है दोस्तों, कोस्कियुस्को। बड़ा ही अजीब नाम है, याद रखिएगा। बोलेंगे साथ में तो आप बोलना भी सीख जाएंगे, जो लोग नहीं कह पा रहे हैं। उम्मीद है सभी लोग बोल देते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बोल पाते हैं, बोल लेते हैं सभी लोग। कोस्कियुस्को कौन है दोस्तों, कोस्कियुस्को। कोस्कियुस्को दोस्तों है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसको दोस्तों कोस्कियुस्को कहते हैं। नेक्स्ट है बॉक्साइट। बॉक्साइट एक ऐसी धातु है जो कि सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में होता है, सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में इसका उत्पादन होता है बॉक्साइट का। नेक्स्ट है गिब्सन और विक्टोरिया। गिब्सन और विक्टोरिया इस महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल हैं। कौन कौन से दोस्तों प्रमुख मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया के, गिब्सन मरुस्थल और विक्टोरिया मरुस्थल, ये आपके दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल हैं। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी प्यारे दोस्त समझेंगे इस पॉइंट को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। इसको दोस्तों लैंड ऑफ कंगारू व द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन पॉइंट एक है, क्वेश्चन कितने बनेंगे समझिएगा और नोट जरूर करिएगा कॉपी में। कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा दोस्तों, कॉपी में अपने क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। मैं यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, पहला क्वेश्चन नोट करेंगे सभी प्यारे दोस्त अपनी कॉपी में। तो डैश करके लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। पहला क्वेश्चन उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, नोट भी कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, लैंड ऑफ कंगारू के नाम से किस देश को जाना जाता है। लैंड ऑफ कंगारू के नाम से किस देश को जाना जाता है। लैंड ऑफ कंगारू, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है, कंगारू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों, कंगारू पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का भी दोस्तों जो राष्ट्रीय दोस्तों जो पशु है वो कंगारू ही है। दोस्तों लैंड ऑफ कंगारू किस देश को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किस देश को कहा जाता है।
द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किस देश को कहा जाता है? तो डैश करके लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया को। पॉइंट 1 क्वेश्चन 3 नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में और समझ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। दोस्तों दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? तो डैश करके लिखेंगे न्यूजीलैंड को। दोस्तों न्यूजीलैंड देश को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, न्यूजीलैंड में एमू और कोकाबर्रा, न्यूजीलैंड में एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। एमू की टांगें लंबी होती हैं और इसके पंख नहीं होते हैं। दोस्तों एमू एक ऐसा पक्षी है जिसकी टांगें तो बहुत लंबी होती हैं, लेकिन दोस्तों इसके पंख नहीं होते हैं। जब इसके पंख नहीं होते हैं तो दोस्तों ये उड़ भी नहीं पाता होगा। समझ रहे हो? कॉमन सेंस तो लगा सकते हो ना। जब इसके पंख ही नहीं है तो ये उड़ भी नहीं सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पक्षी है ये उड़ नहीं सकता है। एमू कौन सा पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता है, लेकिन इसकी जो टांगें होती हैं वो लंबी होती हैं और पंख एक भी नहीं होते हैं। और कोकाबर्रा ये भी दोस्तों एक आपका पक्षी है, लेकिन कोकाबर्रा आपका उड़ सकता है। लेकिन बात किसकी गई है? एमू की। एमू की टांगें लंबी होती हैं और इसके पंख नहीं होते हैं, तो इस कारण दोस्तों यह उड़ नहीं पाता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब दोस्तों आपकी एक जनजाति है माओरी। माओरी जनजाति ये आपकी दोस्तों न्यूजीलैंड में निवास करती है। और कीवी एक पक्षी है जो कि न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय पक्षी है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सभी देशों के स्टैटिक जीके में पढ़ाऊंगा दोस्तों। सबके जितने भी देश हैं उनका राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, वो आपको दोस्तों बताऊंगा स्टैटिक जीके में भी। और हो सकता है यदि आपके इस विविध में भी यदि उन क्वेश्चनों का जिक्र किया गया होगा तो विविध में भी आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों माओरी एक जनजाति है, वो आपकी कहाँ निवास करती है? न्यूजीलैंड में। माओरी कहाँ की जनजाति है? डैश करके लिखेंगे न्यूजीलैंड में। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो अपनी कॉपी में जिस भाषा में आप लिखना चाहते हैं उस भाषा में क्वेश्चन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो डैश करके लिखेंगे किवी। किवी जो है वो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। क्लियर दोस्तों? चलिए यहाँ तक कि आपको सारी बातें दोस्तों अब तक की बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अंटार्कटिका की ओर। अंटार्कटिका के बारे चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका है जो दोस्तों यह आपका महाद्वीप जो है यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा 5वां महाद्वीप है जो कि आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में। विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा जितने भी महाद्वीप हैं किसका कौन सा स्थान है वो आपको टॉपिक वाइज तो मैं बता ही रहा हूँ, और आप अपनी कॉपी में उसका रिवीजन भी करते रहिएगा। अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है जो कि आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप दोस्तों 3 महासागरों में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागरों से घिरा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप कितने महासागरों से घिरा हुआ है? अंटार्कटिका महाद्वीप कितने महासागरों से होकर घिरा हुआ है? तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा 3। यदि आपका एग्जाम में इसी प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप कितने महासागरों से होकर घिरा हुआ है? 3 महासागरों द्वारा घिरा हुआ है। कौन कौन से हैं? पहला तो आपका हिंद महासागर है, दूसरा आपका प्रशांत महासागर है और तीसरा है अटलांटिक महासागर। इन तीनों महासागरों से ये घिरा हुआ है। अगला पॉइंट, इस महाद्वीप का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। हमेशा दोस्तों इसका 98% जो भाग है वो दोस्तों भाग बर्फ से ढका रहता है। इसी कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। श्वेत मीन्स क्या होता है? सफ़ेद। सफ़ेद बर्फ कैसी होती है? सफ़ेद होती है। जब ये बर्फ से 98% भाग इसका सफ़ेद रहता है, बर्फ पड़ी रहती है, तो इस कारण दोस्तों इसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं। कौन सा महाद्वीप कहते हैं? श्वेत महाद्वीप। तो श्वेत महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को जाना जाता है। नोट करके कॉपी में लिख लीजिएगा दोस्तों। यदि आपने एक भी पॉइंट को ध्यान से नहीं सुना और उसको मिस कर दिया और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया ना, तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कॉपी में और दिमाग को कंसंट्रेट करके बिल्कुल पढ़िएगा। नेक्स्ट है शीत ऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु। इस महाद्वीप के आकार अलग अलग हो जाता है, इस कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। दोस्तों शीत ऋतु सर्दियों के मौसम में दोस्तों इस महाद्वीप का जो आकार है वो कुछ अलग तरीके का हो जाता है, और गर्मी के दिनों में इस महाद्वीप का आकार जो है वो थोड़ा अलग हो जाता है। क्योंकि शीत ऋतु में क्या होता है दोस्तों? बर्फ़ तो जमी रहती है, और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? बर्फ़ पिघलने लगती है। तो थोड़ा बहुत तो इसका आकार वो चेंजमेंट तो हो ही जाएगा, क्योंकि बर्फ़ का मान लेते कोई ढेर है
अचानक वो पिघल जाए तो वो तो दोस्तों समतल हो जाएगी, पानी पानी हो जाएगी, यानी उसका जो आकार है वो कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस कारण दोस्तों इस महाद्वीप को भी गतिशील महाद्वीप कहते हैं, यानी कि दोस्तों इसका आकार जो है वो सर्दी के दिनों में और गर्मी के दिनों में चेंज हो जाता है। क्लियर दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट, अगला है लाइकेन व मास। लाइकेन व मास ये एक दोस्तों वनस्पतियाँ हैं जो कि आपके अंटार्कटिका महाद्वीप की प्रमुख वनस्पति हैं, जो कि आपके अंटार्कटिका महाद्वीप की प्रमुख वनस्पति हैं। पहला दिया गया लाइकेन और मास। ये लाइकेन और मास है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप की प्रमुख दोस्तों वनस्पतियाँ हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि लाइकेन व मास कहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं, तो डैश करके लिखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप की ये प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। क्लियर दोस्तों। चलिए अगला है क्वीन मोड। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक दोस्तों क्वीन मोड पर्वत श्रेणी है, यह इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये पहले तो आप लोग एक क्वेश्चन को नोट करेंगे अपनी कॉपी में, जो कि आपके एग्जाम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट करके लिखेंगे, नोट करके इस क्वेश्चन को लिखेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की और कब की? अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने और कब की? तो दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की, डैश करके लिखेंगे कैप्टन जेम्स क्लार्क। कैप्टन जेम्स क्लार्क ने की थी, डैश करके लिखेंगे कैप्टन जेम्स क्लार्क। और उसी में कोष्टक में लिख लेंगे 1911, कब हुई, 1911 ईस्वी में। तो डैश करके लिख लेंगे सभी पर दोस्त कैप्टन जेम्स क्लार्क, कोष्टक में 1911। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? कैप्टन जेम्स क्लार्क ने 1911 में अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। अगला पॉइंट, विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया है। यदि हम संसार में सबसे कम टेम्परेचर की बात करते हैं तो अंटार्कटिका महाद्वीप के वोस्टॉक में, अंटार्कटिका द्वीप के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया है, जो कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो दोस्तों सबसे कम होता है। क्लियर। चलिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। जो लगेगा ये कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, तो उस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है माउंट एरबुस। माउंट एरबुस मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी पर दोस्त। माउंट एरबुस इस महाद्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एरबुस आपके एग्जाम में बनता है कि आर्कटिक महाद्वीप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा माउंट एरबुस। माउंट एरबुस जो है दोस्तों इस किसका, आर्कटिक महाद्वीप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय का मतलब आपको मैंने बताया, ज्वालामुखी जब उद्गार हुआ था, ज्वालामुखी के बारे में दोस्तों आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। सक्रिय का क्या होता है, जो एक्टिव होते हैं, चुस्त होते हैं, जो अक्सर दोस्तों फटते रहते हैं। सक्रिय का मतलब क्या होता है दोस्तों पिछली वीडियो में बताया होगा। जिन दोस्तों ने उस क्लास को देखा वो लोग जानते होंगे, जिन्होंने नहीं देखा तो पिछली वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा इस क्लास के एंड के बाद। जो सक्रिय ज्वालामुखी जो दोस्तों अक्सर फटते रहते हैं उसको दोस्तों बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। तो माउंट एरबुस जो महाद्वीप में ये जो ज्वालामुखी है यह फटता रहता है। इस महाद्वीप की खोज किसने की, तो इस महाद्वीप की खोज का जो पहला प्रयास अंग्रेज एक नाविक थे जेम्स कुक ने किया था, लेकिन वह मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया था। खोज का सबसे पहले इसका प्रयास, लेकिन उसने खोजा नहीं था, उसने खोजने की उसको कोशिश की, वो कि अंग्रेज नाविक था, जेम्स कुक उसका नाम था, लेकिन वह मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया था। उस महाद्वीप की दोस्तों मुख्य भूमि तक वह नहीं पहुंच पाया था, लेकिन उसने कोशिश की थी। तो कोशिश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, अंग्रेज नाविक जेम्स कुक, नाम याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी, तो इस महाद्वीप की भूमि की खोज करने का श्रेय किसको जाता है। बात करते हैं इस महाद्वीप की खोज किसने की थी, तो दोस्तों इसको जो दोस्तों श्रेय जाता है, इसकी जो खोज की थी वो की थी फेबियन बेलिंगशासेन को। फेबियन बेलिंगशासेन ये दोस्तों एक जो खोजकर्ता हैं जिन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी। इन्होंने पूरी खोज की थी, ये उस स्थान तक पहुंच चुके थे जहां पर आपका अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप की भूमि पर ये पहुंच गए थे फेबियन बेलिंगशासेन। लेकिन कोशिश तो जेम्स कुक ने भी की थी, लेकिन दोस्तों वो प्रमुख जो उसकी भूमि का जो पृष्ठ भाग है उस पर ये नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन फेबियन बेलिंगशासेन ने इसकी पूर्णतया खोज की थी। तो इसका जो श्रेय है, इसके यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोजकर्ता कौन है, तो आपका दोस्तों आंसर जो देंगे वो फेबियन बेलिंगशासेन को ही बताएंगे, फेबियन बेलिंगशासेन को। यदि आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को खोज करने का प्रयास किसने किया था, तो याद करिए रखेंगे जेम्स कुक ने। तब आपको जेम्स प्रयास की बात आई तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, तो आपको ऐसा ही देगा। यदि प्रयास का देगा, जेम्स कुक का ऑप्शन देता है तो आपको प्रयास देगा,
ठीक है। यदि प्रयास नहीं दिया है तो आपको दोस्तों फेबियन बेलिंगशॉसेन को ही चुनना होगा। इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं रहना है। क्लियर दोस्तों। चलिए, इस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी दोस्तों विसन मासिफ है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है दोस्तों? विसन मासिफ। नेक्स्ट है, इस महाद्वीप में क्रिल मछली पाई जाती है जो झुंडों में रहती है। अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन सी मछली पाई जाती है दोस्तों? क्रिल मछली पाई जाती है, जो कि दोस्तों समूह में रहती है, झुंड में रहती है, झुंड बना के रहती है। कई मछलियां और रहती हैं, उनके साथ में दोस्तों ये क्रिल मछली रहती है, ये कभी अकेली नहीं रहती है। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है? ये आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी दोस्तों ये पूछा जा चुका है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है? एमंडसेन। एडमसन लिखा है इसमें नाम, कॉपी बुक में एमंडसेन भी दिया गया है। एमंडसेन 1911। इन्होंने दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले ये व्यक्ति हैं एमंडसेन, जो कि 1911 में पहुंचे थे दक्षिणी ध्रुव पर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका में भारत की क्या स्थिति है? अंटार्कटिका में भारत की क्या स्थिति है, इसके बारे में जानेंगे। अंटार्कटिका महाद्वीप की अपने इंडिया में क्या स्थिति है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। एक बार वीडियो को शेयर और कर दीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं आप लोग। तो प्लीज़ दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट किए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति दो हैं, वो हैं डॉक्टर गिरिराज सिरोही। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यदि भारत में स्थिति, वो है विश्व के, एमंडसेन है, ये विश्व में इनका स्थान है। लेकिन यदि भारत में पूछा जाए कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है, तो वो हैं डॉक्टर गिरिराज सिरोही। गिरिराज सिरोही हैं ये दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, डॉक्टर गिरिराज सिरोही, जो कि आपके भारत के रहने वाले हैं। भारत ने अपना पहला अंटार्कटिका अभियान 1981 से 82 में प्रारंभ किया था। कब किया था? आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारत ने अपना पहला अंटार्कटिका अभियान कब प्रारंभ किया था, तो 1981 या 1982 दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिल सकता है, या आपको इस प्रकार से भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, 1981 से 82। इस अभियान का नेतृत्व किया था तो डॉक्टर सईद जहूर कासिम ने किया था। इस अभियान का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर सईद जहूर कासिम ने। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ही बड़े लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, कि अंटार्कटिका महाद्वीप के अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सईद जहूर कासिम ने। नेक्स्ट है, भारत के अंटार्कटिका पर अपने शोध केंद्र। यदि हम भारत के अंटार्कटिका पर भारत के जो शोध केंद्र हैं उनके बारे में यदि चर्चा करते थे, कितने शोध केंद्र हैं, तो आपको बता दें दोस्तों, पहला जो शोध केंद्र है वो था आपका 1983 दक्षिणी गंगोत्री। फिर 1989 में दोस्तों एक आपका शोध केंद्र और स्थापित हुआ जिसका नाम था मैत्री, और वर्तमान में दोस्तों जो है वो है आपका भारतीय। वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम में जो दोस्तों भारत के अंटार्कटिका पर जो शोध केंद्र है वो आपका वर्तमान में एक भारतीय शोध केंद्र है। 1983 में इसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, और 1989 में क्या हुआ? मैत्री हुआ, और वर्तमान में अभी क्या है दोस्तों? भारतीय शोध केंद्र स्थापित है। क्लियर दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों जलमंडल। अगला पॉइंट दिया गया है दोस्तों जलमंडल, और अगली वीडियो में हम जलमंडल के बारे में जानेंगे। तो आज की जो क्लास है दोस्तों वो मैं यहीं तक रखेंगे, और पिछली वीडियो जब भी दोस्तों आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, पिछली वीडियो जिन दोस्तों ने नहीं देखा तो एक बार वो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को क्रमानुसार आप देख सकते हैं। और इसका जो भी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें दोस्तों हम जलमंडल के बारे में जानेंगे। जलमंडल से दोस्तों हमारा ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगा। तो आज की क्लास दोस्तों करीब आपकी 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। तो आप लोगों की आज ये क्लास दोस्तों थोड़ी लंबी हुई, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज की क्लास बेहद पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हम दोस्तों जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे और जलमंडल से आगे की ओर बढ़ेंगे, और धीरे धीरे हम निरंतर दोस्तों पेज बाय पेज कंप्लीट करते हुए भूगोल को भी समाप्त कर देंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।